So students, I will continue the chapter force in this video. So हमने previous video में part 1 में force chapter के part 1 में हमने inertia of rest के को समझा था और उसके 3 examples समझे थे, ठीक है. Now come to the next inertia, type of inertia, that is inertia of motion, ठीक है. अब ये inertia of motion क्या है, इसका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं. तो inertia of motion क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है तो वो अपनी इस स्टेट को रजिस्ट कर सकता है, यानी कि इसी स्टेट में रहने के लिए रजिस्ट कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है अपने आप को, ठीक है. अगर वो रहना चाहता है मोशन में तो वो रह सकता है. तो एवरी बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द सम एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, वो उसके अंदर टेंडेंसी है उस तरीके की कि वो मोशन में रहना चाहता है तो रह सकता है. इसीलिए क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया प्रेजेंट है. और कौन से टाइप का, इनर्शिया ऑफ मोशन प्रेजेंट है. लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोकना है तो हमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं. व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली वी फॉल फॉरवर्ड. आपने नोटिस किया होगा, आप खुद भी कभी ट्रैवल करा होगा आपने, तो जैसे ही बस रुकती है तो आपकी जो बॉडी होती है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ गिरती है, झुकती है, आपको धक्का लगता है एकदम से. ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा डायरेक्ट गिव रीजन में, ठीक है. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जांपल्स लिख रखे हैं. अब होता क्या है एक्चुअल में बेटा कि देखो, बस में अगर बस चल रही है, ठीक है, अगर बस चल रही है क्योंकि बस मोशन में है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना वो भी मोशन में ही रहता है. लेकिन जो अपर पार्ट होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रही हूँ, ठीक है. आप समझने की कोशिश करना. सपोज करो ये हमारी बॉडी है, हम इस तरीके से बस के अंदर उस सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है. अब होता क्या है कि क्योंकि बस हमारी क्या है, मोशन में है, तो हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो भी मोशन में ही रहता है. क्यों, क्योंकि वो उससे टच में है, मूविंग ऑब्जेक्ट के टच में है, तो हमारा जो लोअर पार्ट होता है वो भी मोशन में रहता है. लेकिन जो अपर बॉडी होती है वो हमारी रेस्ट पोजीशन पे रहती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, मतलब रेस्ट पर रहना चाहती है. तो जो हमारी अपर बॉडी है रेस्ट पर रहना चाहती है, लोअर बॉडी हमारी मोशन में है. अब अचानक से क्या हो गया, बस रुक गई, तो बस रुकेगी तो ये जो बॉडी थी, जो हमारे जो बॉडी थी, जो लोअर पार्ट था वो तो मोशन में था. अब अचानक से फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये रेस्ट पर हो गई एकदम से. बस रुकेगी तो जो बस होगी वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, रुक जाएगी. तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट था वो तो मोशन से अब किस में आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा. अब ये तो रेस्ट पर आ गया, ठीक है, हमारा जो लोअर बॉडी थी वो अचानक से रेस्ट पर आ गई. लेकिन वो तो क्या हो रही थी, वो चाह रही थी कि वो मोशन में ही रहे. इसीलिए आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसका हुआ क्या कि हमारी लोअर बॉडी तो मोशन में रहना चाहती थी, लेकिन वो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो रुक गई, जिसको ओवरकम करने के लिए हमारी जो अपर बॉडी होती है उस पर धक्का लगता है, उसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा. हुआ क्या कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट था वो इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाह रहा था, लेकिन बस के फोर्स अप्लाई करने के बाद, रुकने के बाद, जो लोअर बॉडी है वो हमारी रेस्ट पर आ गई अचानक से, और जो अपर बॉडी थी रेस्ट पर, जो हमारी लोअर बॉडी के रेस्ट पर अचानक से आने से कारण जो हमारी बॉडी है वो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाती है, आगे की तरफ धक्का लगता है हमारी बॉडी को, ठीक है. क्लियर हो गया. अब सेम कंडीशन क्या होती है, सेम क्वेश्चन आता है कि जब बस एक अचानक से चलती है, जब बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, बैकवर्ड मूव करती है. क्यों करती है बैकवर्ड मूव, सेम वही डायग्राम आएगा, आपको यही समझना है, सेम डायग्राम आएगा. अब हुआ क्या कि जैसे ही, अब जब पर्सन बस में चल रहा, मतलब बस में बैठा है, बस रुकी हुई है, तो हमारी जो लोअर बॉडी है, क्योंकि बस रेस्ट पर है तो हमारी लोअर बॉडी रेस्ट पर रहेगी, ठीक है. लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी क्या हुई, हमारी बॉडी जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो हमारी जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो तो अचानक से मोशन में आ गया, ठीक है. ये तो रेस्ट पर रहना चाहता था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, बस के चलने के कारण ये मोशन में आ गया. मोशन में आने के कारण जो हमारी अपर बॉडी थी उसको भी मोशन में आना पड़ा, ठीक है, और वो बैकवर्ड मूव हो गई, यानी कि पीछे की तरफ उसको धक्का लगा. क्योंकि मोशन, जो ऑब्जेक्ट, जो लोअर बॉडी थी उस तरफ, उसको इस डायरेक्शन पर मोशन लगा, तो उसका ओवरकम करने के लिए जो हमारी बॉडी है वो पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ उस पर फोर्स लगता है, ठीक है. हमारा जो लोअर पोर्शन होता है इट टेंड्स टू बी रिमेन एट रेस्ट, बट बस के अचानक स्टार्ट होने के कारण हमारी बॉडी पीछे की तरफ मूव कर जाती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है. क्लियर हो गया. ये जस्ट उसका पहले वाले एग्जाम्पल का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है. अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारा थर्ड कंडीशन है. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस एक ही डायरेक्शन में चलना, सपोज करो एक बॉल है वो स्ट्रेट पाथ पर चलना चाहती है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में चल सकती है. लेकिन अगर किसी ने वहाँ पर आकर के किसी ने बैट मार दिया उस बॉल की तरफ, या किसी ने हाथ से रोक दिया उसको, ठीक है, स्लो कर दिया, कुछ ऑब्जेक्ट उस पर लग गया, ग्राउंड से टच हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके मोशन में डिफरेंस आने लग जाएगा, वो रुक जाएगी या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है. अब जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन से क्या होता है कि जो हमारी कॉर्क होती है उसका डायरेक्शन हम ही तो चेंज करते हैं, हम जिस डायरेक्शन में फेंकना चाहते हैं हम फेंक देते हैं. तो वो हम क्या करते हैं, वो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन कब, जब हमने उसको बैडमिंटन से थ्रो किया, ठीक है, हम बैडमिंटन से उसको
डायरेक्शन चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर कॉर्क एक डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो वो एक डायरेक्शन में चल सकती है। जैसे सपोज कर यहाँ पर बॉल है, अगर बॉल को हम इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो इसी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, वो इसी पाथ पे चलेगी अनटिल अनलेस कि अगर कोई इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा करके इसका डायरेक्शन चेंज ना कर दे। सपोज कर यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ था तो पत्थर से क्या होगा, ये टकराएगी, टकरा करके इसका पाथ चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन कब हुआ, जब इस पत्थर के कारण इस पर अनबैलेंस फोर्स लगा, ठीक है। तो जो बॉल है उस बॉल की टेंडेंसी थी कि वो अपने सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। अब बॉल मूव्स कंटिन्यू इन द डायरेक्शन इन विच हिट बाय द बैट, बैट ने जिस डायरेक्शन में बॉल को हिट किया है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकती है अनटिल अनलेस कि अब उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। अगर फिर भी अगर इस बॉल के ऊपर फोर्स लगता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी इस बॉल के अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था कि वो जिस पाथ पर चलना चाह रही है वो उसी पाथ पर चल सकती है। दैट्स इट, ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट, तीनों सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मास, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि मास पर डिपेंड रहती है, ठीक है। अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका लाइट मास होगा, यानी कि उसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ये भी एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, अब दोबारा से दे रही हूँ। जैसे सपोज करो फुटबॉल है, फुटबॉल का मास ज़्यादा होता है और एक बॉल है, रबर की बॉल है जिसका मास कम है, तो फुटबॉल का मास इनर्शिया जो होगा वो हमेशा ज़्यादा ही होगा और जो बॉल होगी उसका इनर्शिया कम ही होगा। अगर मान लो इस फुटबॉल को हम हिट करते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि हमें हिट करने के लिए, अच्छा एक चीज़ और, हमें हिट करने के लिए ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर हम उतना ही फोर्स इस बॉल पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये लेस मास है यानी लेस इनर्शिया है, तो क्या करेगी, ये उस डायरेक्शन में चली जाएगी। बट इतना याद रखिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल का मास ज़्यादा है, तो ये अगर हम दोनों को सेम फोर्स से अप्लाई फेंकेंगे तो हमारी जो फुटबॉल होगी वो ज़्यादा दूर तक डायरेक्शन ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बजाय की हमारी रबर बॉल से, ठीक है। क्लियर हो गया, याद रखिए ये इनर्शिया का कंसेप्ट था इसमें। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बात करते हैं, सेकंड न्यूटन्स लॉ, ठीक है, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखो आपको कुछ समझना है। क्या समझना है कि जैसे सपोज करो एक बुलेट है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि सपोज करो एक बुलेट है और बुलेट को फायर किया गया है, ठीक है, पिस्टल से जो बुलेट है उसको फायर किया गया है एट अ हाई वेलोसिटी कैन किल अ पर्सन। आपने देखा है कि अगर मान लो जो हमारी बुलेट होती है ना, जो बुलेट होती है वो बहुत तेज़ी से मतलब फायर होती है और वो बुलेट किसी पर्सन को मार भी सकती है। लेकिन अगर मैं उसी बुलेट को लेकर के किसी पर्सन के पास फेंकूँ, किसी पर्सन पर फेंकूँ, तो वो नहीं मारेगी, वो नीचे गिर जाएगी। देखो बुलेट सेम है, लेकिन एक कंडीशन में क्या है कि बुलेट को हमने फायर किया है विद द हेल्प ऑफ पिस्टल, और एक बुलेट को हमने उस पर्सन के ऊपर हमने फेंका है, ठीक है, ऐसे फेंक रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे फेंक रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में डिफरेंस है, एक में पर्सन किल हो जाएगा और दूसरे में वो नीचे गिर जाएगी, जो बुलेट होगी। क्यों ऐसा क्यों होगा, जो बुलेट होगी वो नीचे गिर जाएगी, फॉल डाउन, ऐसा क्यों हुआ, यही आपको इस पूरे टॉपिक में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में समझना है। तो क्या है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे सपोज करो फैन है, उसका जो मोशन है वो डिफरेंट है। एक पिस्टल है, उसमें से जो बुलेट निकल रही है उसका मोशन डिफरेंट है। अगर मैं कोई चीज़ फेंक रही हूँ तो उसका मोशन डिफरेंट है। अगर मैं उसी चीज़ को पत्थर फेंक रही हूँ तो उसका मोशन डिफरेंट है। यानी कि जो हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो किन बात पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी मास पर डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका मास कितना है और उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है। याद रखिए कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है और उसको किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। जैसे अभी मैंने बुलेट कहा था, बुलेट दोनों कंडीशन में सेम मास है, लेकिन उसको किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है उसमें डिफरेंस है। जो बुलेट होती है वो ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकती है, बुलेट को फायर करती है, लेकिन जो हम जो बुलेट को फेंक रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, कम है, उसकी वेलोसिटी कम है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट दोनों कंडीशंस में अलग अलग रहा, ठीक है। अब वही आपको समझना है यहाँ पर मोमेंटम के कंसेप्ट पे। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं एक ऐसी क्वांटिटी होती है मोमेंटम जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन को मेजर करती है। ये बहुत अच्छा रहेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है। अगर किसी को ना याद हो तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो, लेकिन जिसको अच्छा रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन का और जिसने लॉजिक समझना है तो वो ये समझ सकता है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है उसको मेजर करती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने फायर्ड बुलेट कहा था, अगर कोई पिस्टल से बुलेट फायर होती है तो उसका मोमेंटम अलग होगा, और अगर मैंने किसी बुलेट को अपने हाथों से फेंका है उसका मोमेंटम अलग होगा। तो दोनों कंडीशन में उसका रिजल्ट भी अलग है, एक में इंसान मर जाता है, एक में इंसान नहीं मरता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट भी अलग अलग रहा। तो यही होता है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बॉडी के मोशन को मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिस्टल का एग्जांपल दिया था, तो अगर हम फायरिंग करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे ना, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये मोमेंटम प्लस डायरेक्शन दोनों बताती है। क्यों, इसका एक और रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मास
एंड वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑटोमेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर वो मोमेंटम में यूज़ हो रहा है फॉर्मूला, सॉरी क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली इस वेलोसिटी की वजह से जो मोमेंटम है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का हो जाएगा, ठीक है। और जो मोमेंटम होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे आई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट कैसे आई है, ऐसा यूनिट कैसे बनी इसकी kg मीटर पर सेकंड, वो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिट है मोमेंटम की वो kg मास पर सेकंड बन गई, ठीक है। हमेशा फॉर्मूले से ही यूनिट बनती है, याद रखिए, फॉर्मूले से ही यूनिट बनती है। अगर किसी बच्चे को यूनिट ये नहीं याद आती है, उसका फॉर्मूला याद है, तो वो आराम से उसकी यूनिट बना सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक कंडीशन है, एक छोटी सी कंडीशन है जिसका कंसेप्ट आपको समझना है। मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब एक बात सोचो, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, उस पर कोई मोशन नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसका मोमेंटम होगा? ऑब्वियस बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना। तो इसके फॉर्मूले में अगर हम मास, तो देखो है ऑब्जेक्ट का मास तो ऑब्वियस होगा। अगर कोई बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे रखी हुई है तो उसका मास तो है, लेकिन वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है तो इसके ऑटोमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए उस रेस्ट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो भी जीरो ही होता है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, हाँ, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस फोर्स ऑन इट। ये हम पहले से ही समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर देंगे तो हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर फैन 1 रेगुलेटर पर चल रहा है तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते, बढ़ा सकते हैं। या मैं कार चला रही हूँ तो मैं रेस दे सकती हूँ, पहले मैं पहले 1 पे करूँगी, 1 गियर पे करूँगी, फिर सेकंड गियर पे करूँगी, थर्ड गियर पे करूँगी, फोर्थ गियर, तो हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग अ अनबैलेंस फोर्स। सिमिलरली हम मोमेंटम भी चेंज कर सकते हैं। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट था मोमेंटम का समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो स्टेटमेंट है इसकी वो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, अगर स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट अगर आप जिसको भी बच्चों को याद करनी है उसका बहुत ही आसान तरीका है क्या, कि आप इसको इस तरीके से लिखो, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इस तरीके से बस आपको ये याद रखना है। इससे ना आप फ्रेम कर सकते हो उसकी स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद रखिए इसको हम टी से भी अपॉन टी भी करेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ, ये जो मैंने टी लगाया ना ये इसलिए लगाया क्योंकि मैं रेट बोल रही हूँ। जब भी किसी भी डेफिनेशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाता है तो अपॉन टी लगा दो बिना सोचे, अपॉन टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो यहाँ लिखा है चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस सिंपल, ठीक है। क्या बोला मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो सिंबल है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो याद रखिए, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और इसकी डेरिवेशन भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में इसकी शॉर्ट में 2 नंबर में डेरिवेशन आ जाती है और आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत काम की है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ही हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। हम ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ये पूरा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो। अब देखो एक चीज़ और है, अब हमने चेंज इन मोमेंटम बोला, तो चेंज इन मोमेंटम में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो मोमेंटम में ही, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम में चेंज कब आएगा, जब v यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ गया तभी तो उसमें वेलोसिटी में चेंज आया, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mv माइनस mu अपॉन टी। अपॉन टी तो हमारे स्टेटमेंट से ही आ गया जो कि हमें दिया था, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो आप देखेंगे कि दोनों में m है, तो m हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप देखोगे कि m हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, अब देखो आपने एसेलरेशन का, मोशन चैप्टर में एसेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या होता है, a होता है, यानी कि एसेलरेशन होता है। ये क्या होता है, एसेलरेशन, जो कि मैंने सब यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी, बस मुझे बताना है आपको, ठीक है, कि जो एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो इस क्वांटिटी की जगह मैं a लिख देती हूँ, ठीक है। m तो हमारा ऑलरेडी है, f हमारा है, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू a, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे बोलते हैं k कांस्टेंट। तो k की वैल्यू 1 होती है, तो
F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करते हैं फॉर्मूले में, और इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रहेगा। और ये फॉर्मूला हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है, याद रखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, अभी आपको समझाया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, देखो एक जो प्लेयर होता है, आपने देखा होगा वो अपने हाथ को ना, जब भी वो बॉल को दूर से, अगर आप कोई क्रिकेट लवर हो तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वो कैच करता है ना तो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो पागल थोड़ा है, उसके पीछे फिजिक्स है। और क्या फिजिक्स है कि जो बॉल आ रही होती है ना, जब कैच करने के लिए बॉल आ रही होती है तो बेटा वो बहुत तेज़ी से आती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा मोमेंटम होता है कि वो उसके हाथ को इंजरी कर सकता है, उसके हाथ में चोट लगा सकता है, जो प्लेयर कैच कर रहा होता है, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो वो अपने हाथ को पीछे इसलिए लेके जाता है ताकि उसका कुछ ना कुछ क्या हो, कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, उस बॉल का एक्सेलरेशन कम हो जाए। बॉल को इसलिए हाथ को अपने इसलिए पीछे लेके जाता है ताकि पीछे जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, उसके एक्सेलरेशन में थोड़ी सी कमी आएगी, और थोड़ी सी कमी आने के कारण भी उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। हालांकि आपने देखा होगा जब भी बॉल कैच करते हैं तो हाथ लाल हो जाते हैं, ठीक है, वो उसी कारण होता है क्योंकि बॉल में एक्सेलरेशन बहुत तेज़ होता है। जो बॉल